नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के बारे में। आज 28 जून इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। तो आज हम लोग उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बात करेंगे। आप ये आर्टिकल देख सकते हो, हाउ पीवी नरसिम्हा राव द फर्स्ट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही अर्न्ड हिज प्लेस इन हिस्ट्री। ये आर्टिकल लिखा गया है संजय बारू द्वारा। We have spoken about संजय बारू बिफोर ऑल्सो। उनकी किताब ही है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जहां पे वो मनमोहन सिंह के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो वो कहते हैं कि फर्स्ट एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाज पीवी नरसिम्हा राव। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव के पॉलिटिकल करियर के बारे में, उनकी एसेंडेंसी एज प्राइम मिनिस्टर के बारे में और इनके दौर के बारे में। अगर हम लोग इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप की टाइमिंग बात करें 1991 से लेकर 96 तक, ये जो एरा है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत ही जरूरी एरा रहा है। मैं टर्म यूज कर रहा हूं एरा, ऑल्दो फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरा? बिकॉज इट हैज सीन अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दीज 5 years इटसेल्फ। तो आज हम लोग यहां पे बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एज अ सक्सेस एंड ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव एज अ फेलियर, यानी कि दोनों पहलू बात करेंगे। एंड विल ऑल्सो एंड विद अ कंक्लूजन, क्योंकि इट्स बर्थ एनिवर्सरी, विल टेक आउट अ गुड थिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पीवी नरसिम्हा राव एंड कंक्लूड विद अ वेरी गुड नोट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो चलिए, ये सब जानकारी लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू विल गेट a lot of information about Study IQ's program, so you can avail it. We have very easy EMI options available for you. जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वेशन क्या है? We are going to talk about the importance of PV Narasimha Rao as the Prime Minister. This article was written by Sanjay Baru. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे his tumultuous phase from 1991 to 1996. बट इससे पहले कि हम लोग बात करें उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव के बारे में, क्योंकि ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे भारत के जो साउथ इंडिया से आए थे, यानी कि फर्स्ट सदर्न प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पीवी नरसिम्हा राव, पलुमपर्ति वेंकट नरसिम्हा राव, he was born on 28th June 1921. He expired on 23 December 2004. Very prominent Indian politician. He was also a lawyer by profession also. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे 1991 से लेकर 1996 तक। मैं ये अवधि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। अब एज अ लेगेसी हम लोग बात करें पीवी नरसिम्हा राव की, तो उन्हें रिगार्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि आप देख सकते हो इस समय के दौरान 1991 से लेकर 1996 तक एलपीजी रिफॉर्म्स धीरे धीरे हमारे देश में, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स हमारे देश में लाए गए। इसके अलावा भी पीवी नरसिम्हा राव का जो टाइम पीरियड है काफी जरूरी टाइम पीरियड रहा है। चलिए इस चीज पे चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने कैसे। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव की हिस्ट्री के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उससे पहले भी उनके पास काफी ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था। अगर हम लोग पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ही वाज बोर्न ऑन जून 28, 1921। एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। वो वारंगल डिस्ट्रिक्ट में, वारंगल अभी आता है तेलंगाना में, काफी एक्टिव रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव ड्यूरिंग दी फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो। लेकिन अगर हम लोग उनकी राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद वो फुल टाइम मेंबर बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और वो एमएलए भी रहे हैं पहले आंध्र प्रदेश में 1957 से लेकर 1977 तक। ही वॉज अ लेजिस्लेटर फ्रॉम आंध्रा। ही हैज सर्व्ड एज अ मिनिस्टर इन आंध्रा गवर्नमेंट in various positions between 1962 to 1973. In fact 1971 में वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनके पास काफी ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था। राइट, विद दिस बैकग्राउंड चलिए जानते हैं इनकी जो पॉलिटिकल जर्नी रही है फ्रॉम आंध्र प्रदेश, हाउ डिड ही रीच टू प्राइम मिनिस्टरशिप, क्योंकि धीरे धीरे से विद पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, विद दैट पॉलिटिकल गेनिंग, ही रीच टू द सेंट्रल लेवल। लेकिन सेंटर लेवल की बात करें, आफ्टर राजीव गांधी असैसिनेशन, पीवी नरसिम्हा राव वाज लीस्ट लाइकली टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद बहुत सारे दूसरे लीडर्स थे जिनके एस्पिरेशंस थे प्राइम मिनिस्टर बनने के। अब प्रोमिनेंट फोरनर्स यहां पे थे एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह और शरद पवार, जो अभी एनसीपी के लीडर है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। उस समय पे ही वाज विद कांग्रेस। नाउ ऑल दीज पीपल हैड प्राइम मिनिस्टरियल एस्पिरेशंस एंड दे वर टॉल लीडर्स आल्सो। ऑलराइट,
लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये जो लीडर्स है इन्होंने खुद को ही चेकमेट कर दिया, यानी कि एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर इवेंचुअली दी टाइड टर्न टुवर्ड्स पीवी नरसिम्हा राव। धीरे धीरे से पीवी नरसिम्हा राव का नाम आने लगा प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए। अब व्हाट टिल्टेड द टाइड, सबसे पहली चीज तो ये थी कि पीवी नरसिम्हा राव को सपोर्ट था उस समय के जो प्रेसिडेंट थे आर वेंकटरामन का। अब सिंस ही वाज अ साउथ इंडियन, आर वेंकटरामन आल्सो सपोर्टेड द आइडिया कि प्राइम मिनिस्टर पहले बना देते हैं, फिर उनको मेजॉरिटी प्रूव करने का समय देते। तो दिस इज व्हाट हैपेंड विद पीवी नरसिम्हा राव आल्सो। अब इसके अलावा राव आल्सो हैड द सपोर्ट ऑफ सोनिया गांधी एंड हर फैक्शन विद इन द कांग्रेस। इससे भी बड़ी चीज क्या थी जिसने टाइड टर्न किया पीवी नरसिम्हा राव के रुख में, वो था बहुत सारे एमपीज थे, कांग्रेस के जो एमपीज थे वो आए थे पेनिनसुलर इंडिया से, यानी कि सदर्न इंडिया से, एंड दे रूटेड फॉर फर्स्ट साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव एंड ही गार्नर्ड द नंबर्स ऑल्सो। उन्होंने कांग्रेस के दम पर और भारी समर्थन जो आया था दूसरे पार्टीज का उसके दम पर उन्होंने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई, यानी कि उनके पास कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं थी। ही रैन अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, प्लीज रिमेंबर दैट मींस फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट हम लोग कह सकते हैं जिसने कंप्लीट टर्म किया 1991 से लेकर 1996 तक उन्होंने अपना कंप्लीट टर्म पूरा किया। अब ये जो टाइम पीरियड था काफी टुमल्टुअस टाइम पीरियड था इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। और यहां पे अगर हम लोग बात करें टेस्ट एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीवी नरसिम्हा राव, यहां पे इन्होंने काफी ज्यादा सक्सेस पाई, जो भी चैलेंजेस आई। देखिए अगर हम लोग हमारे देश की बात करें 1991 की हालत आप अगर देखोगे तो 6-7 साल पहले हम कह सकते हैं कि 2 प्राइम मिनिस्टर्स असैसिनेट हो चुके थे। पहले इंदिरा गांधी 1984 एंड देन लेटर राजीव गांधी, 2 प्राइम मिनिस्टर्स की हत्या हुई थी। तो पॉलिटिकल टुमल्ट काफी बना हुआ था हमारे देश में, पॉलिटिकल वैक्यूम या लीडरशिप वैक्यूम भी काफी ज्यादा था। अब इन सब के बीच पीवी नरसिम्हा राव लीडर बने। दूसरे चैलेंजेस भी काफी ज्यादा थे, दूसरे चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए इंडियन इकोनॉमी was going through the BOP crisis, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस। हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी वाज इनवर्ड लुकिंग। अब इस इनवर्ड लुकिंग रुख के कारण डॉलर इंडिया में इन्फ्लक्स नहीं होता था, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई। इनफैक्ट was it only because of नरसिम्हा राव और just a few years before that? नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि 1980s के समय से ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा था, लेकिन 1990s के दौर में कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई थी कि हम लोग अपने जो इंपोर्ट्स आते थे उसकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई थी, इतना डॉलर हमारे पास नहीं था। तो उस समय पे इनफैक्ट पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आने से पहले चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे और उनके जो मिनिस्टर्स थे यशवंत सिन्हा एंड सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ऑलरेडी आईएमएफ के साथ डील किया था। आईएमएफ के बेल आउट के पैकेज के बारे में बातचीत हुई थी, लेकिन सरकार फिर से गिर गई, सरकार बदल गई। पीवी नरसिम्हा राव जब आए तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, राइट। तो इन्होंने अल्टीमेटली एलपीजी रिफॉर्म्स की डिसीजन ली और धीरे धीरे से एलपीजी रिफॉर्म्स लाए। अब देखिए एलपीजी रिफॉर्म्स के लिए क्या कंसेंसस था, अगर हम लोग बात करें, जब हम लिबरलाइजेशन की, अगर हम लोग बात करें प्राइवेटाइजेशन की, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया की साथ में थी पीवी नरसिम्हा राव के पीछे? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर हम लोग लेफ्ट पार्टीज की बात करें यानी कम्युनिस्ट पार्टीज की बात करें, वो कंप्लीटली खिलाफ थे इन रिफॉर्म्स के। लेकिन धीरे धीरे कंसेंसस बिल्ड कर मेजॉरिटी बिल्ड कर पीवी नरसिम्हा राव ने इसको इंप्लीमेंट किया। एंड नंबर्स में भी हमें पता चला, अगर हम लोग बात करें 1991 से लेकर 1996 की बात करें, देखिए जीडीपी नंबर्स आप देखोगे कि दे आर ऑलवेज इन पॉजिटिव। धीरे धीरे से इंडिया की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी वापस आने लगी। अब ये तो था इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर हम लोग इंडियन सोसाइटी की बात करें, इंडियन सोसाइटी में भी काफी ज्यादा टुमल्ट था। सबसे पहली चीज मंडल कमीशन रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर थी। ये कैन ओपन किया था वीपी सिंह सरकार ने, तो इसके ऊपर ऑलरेडी पहल चल रही थी। अगर हम लोग इस समय पे कैंपसेस की बात करें, इंडिया के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो एक काफी ज्यादा फ्रैगमेंटेड कैंपस आपको दिखता था। यहाँ पे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था, अपर क्लास मिडिल क्लास वर्सेस दी ओबीसी, राइट। बेसिकली कास्ट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा था। अब यहां पे भी पीवी नरसिम्हा राव ने समहाउ ही इंप्लीमेंटेड द मंडल कमीशन रिपोर्ट, ऑल्दो ही ट्राइड टू गो थ्रू अ मिडिल ग्राउंड, जो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, बट ही डिड इंप्लीमेंट इट। इट इज अ सक्सेस स्टोरी। इसके बाद एक और प्रॉब्लम भी चल रही थी इंडिया में, वो थी लोकल गवर्नेंस की। और यहां पे भी हम लोग बात कर सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसके ऊपर पहल शुरू हो गई थी राजीव गांधी सरकार से ही, लेकिन राजीव गांधी सरकार के पास इतने ज्यादा नंबर्स थे, उसके बावजूद वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं ला सके। इट वॉज पीवी नरसिम्हा राव हु इवेंचुअली पास्ड द पंचायती राज लॉज इन द सेकेंड ईयर ऑफ हिज टेन्योर। ये सब
पीवी नरसिम्हा राव ने कैसे किया, क्योंकि इन सब पॉलिटिकल डेवलपमेंट से, इन सब पॉलिटिकल डिस्कशन से हमें एक लेसन लेना है, और वो लेसन लेना है पीवी नरसिम्हा राव का मंत्र। अब वो मंत्र है रिफॉर्म थ्रू कंसेंसस एंड मिडिल पाथ। अब आप किसी भी पॉइंटर को देखिए, वहां पे वो कंसेंसस और मिडिल पाथ से ही सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है उन्होंने। अगर हम लोग बात करें इंडिया की बीओपी क्राइसिस पे भी, यहां पे भी विवाद चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे थ्रू कंसेंसस, थ्रू नंबर्स, ही डिड शो इट इज इंप्रूवमेंट फॉर इंडिया, इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया, राइट। तो फाइनली एलपीजी रिफॉर्म्स आए। अगर हम लोग मंडल कमीशन इंप्लीमेंटेशन की बात करें, तो यहां पे भी देखिए पीवी नरसिम्हा राव ने एक मिडिल ग्राउंड फॉलो किया। अब मिडिल ग्राउंड क्या था? एक तरफ उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन दिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने 10% रिजर्वेशन दिया था उस समय पे जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी। ऑल्दो इंदिरा चौहान केस में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। अगेन सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज, जहां पे उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन तो दिया ही दिया, लेकिन जनरल कैटेगरी को भी 10% उन्होंने रिजर्वेशन दिया बेस्ड ऑन इकोनॉमी, बट दैट वाज नॉट अपहेल्ड। अगेन अ मिडिल ग्राउंड। अगर हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें, यहां पे भी उन्होंने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यही कॉम्प्रोमाइज या फिर मिडिल ग्राउंड उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि राजीव गांधी सरकार, जिनके पास शेयर नंबर्स थे, वो इसको पास नहीं कर पाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से काफी ज्यादा रिलक्टेंस था इसको इंप्लीमेंट करने में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अमेंडमेंट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, उसको डाइल्यूट किया। एक तरफ उन्होंने वॉलंटरी प्रोविजंस लाए, एक तरफ उन्होंने कंपलसरी प्रोविजंस लाए, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेटअप करना है सारे राज्यों को, ये कंपलसरी बना, लेकिन क्या पावर देना है वो उन्होंने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, यानी सम सॉर्ट ऑफ अ मिडिल ग्राउंड अगेन। अब ये जो मंत्र है कंसेंसस और मिडिल ग्राउंड, ये पॉलिटिकल लेगेसी रही है पीवी नरसिम्हा राव की। तो काफी कुछ अचीव किया है उनके 5 साल के कार्यकाल में जब वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन इस अचीवमेंट के साथ, इस सक्सेस के साथ पीवी नरसिम्हा राव की काफी बड़ी फेलियर्स भी रही है, जिसका भुगतान आज तक इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में करना पड़ रहा है। अब अगर हम लोग फेलियर की बात करेंगे, यही 5 साल देखिए, फ्रॉम 1991 टू 1996, these years have been scam years also, these years have been problem years also। अगर हम लोग बात करें 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुई। अगर आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात सुनोगे, उनकी एक्सेप्ट्स पढ़ोगे, तो आपको यह पता चलेगा कि 1992 एक वाटरशेड ईयर रहा है इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। यानी अगर आप 1992 को बीच में रखोगे, उसके पीछे वाला समय और उसके आगे वाला समय काफी डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। 1992 ऐसा साल है जिसके बाद हिंदुत्व एजेंडा बहुत ज्यादा प्रिवेल हुआ। इट लेड टू राइज ऑफ बीजेपी, देयर वाज अ सैफरन वेव इन इंडिया, so entire political discourse changed, a real challenger to Indian National Congress came after 1992। और ये एलेज किया जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव हैड प्रायर नॉलेज, कि उन्हें पहले से पता था कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन होने वाली है, प्लान चल रहा है। अगेन दिस जस्ट अ कंजेक्चर। तो दिस डिड हैपन ड्यूरिंग पीवी नरसिम्हा राव टाइम पीरियड इटसेल्फ। इसके अलावा अगले ही साल 1993 में अ ब्लॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, कैश फॉर वोट स्कैम हुआ। पार्लियामेंट में कैश दिखाया गया। बेसिकली पीवी नरसिम्हा राव सरकार के ऊपर यह एलिगेशन लगा कि वो लोग पैसे से वोट खरीद रहे हैं टू गार्नर दी मेजॉरिटी, अ ब्लैक मार्क। इसके अलावा बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम भी आया। आप सब जानते होंगे हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम, अगेन ड्यूरिंग पीवी नरसिम्हा राव टेन्योर। सबसे बड़ी चीज तो हुई 1996 में। 1996 में हवाला स्कैम आया। आपको याद होगा यहां पे कैरिबियन में सेंट किट्स हवाला स्कैम। Two Jain brothers, they had alleged that many ministers, including PV Narasimha Rao, had taken bribe for hawala money। अब इस केस के चलते क्या हुआ था, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दूसरी बार ये हुआ था। पहली बार इंदिरा गांधी अरेस्ट हुई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। दूसरे प्राइम मिनिस्टर, मैं कह सकता हूं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर अरेस्ट हुए हैं तो वो है पीवी नरसिम्हा राव इन दिस पर्टिकुलर स्कैम केस। ऑल्दो सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया, बाद में बेल के ऊपर रिलीज किया, बट again a sitting or a former prime minister being arrested and released is again a blot on Indian political history, isn't it? तो इनका समय काफी सक्सेसफुल भी रहा है, काफी मैं कह सकता हूं फेलियर रहा है या फिर स्कैमफुल रहा है। और इस समय को अगर आप देखें 1991 से 1996 तक, मैं कह सकता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इट ऑल्सो गॉट वीकेंड, क्योंकि यहां पे फैक्शनलिज्म बहुत ज्यादा हुई। स्पेशली कोएलिशन एरा जब डेवलप हो रहा था, शरद पवार इवेंचुअली लेफ्ट कांग्रेस, ही स्टार्टेड हिज ओन पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना। बहुत सारी फैक्शनल डेवलपमेंट हुई जिनके सीड्स सो किए गए थे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें, काफी ज्यादा सक्सेस है, काफी ज्यादा फेलियर्स भी है ऑफ पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, बट नॉनदलेस लेट अस कंक्लूड ऑन अ गुड नोट।
अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी, पीवी नरसिम्हा राव की जो रही है, इट हैज बीन वेल रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंडमार्क मूवमेंट। मैंने आपसे कहा कि इन रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री इट हैज बीन एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आप उसके पहले का समय देखोगे, उसके बाद का समय देखोगे, एक ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा। अब डिस्पाइट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ स्कैम्स, डिस्पाइट लॉट ऑफ पर्सनल क्रिटिसिज्म टू पीवी नरसिम्हा राव, एक चीज तो माननी पड़ेगी, 5 साल पहली कोalition गवर्नमेंट कंप्लीट करने वाला टर्म इन्हीं का था, पीवी नरसिम्हा राव का। और पीवी नरसिम्हा राव ने ये कंप्लीट कैसे किया? उनका अप्रोच था कंसेंसस बेस्ड अप्रोच, एक मिडिल पाथ फॉलो करनी है, एक कोalition बिल्ड करना है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ऑल्दो थोड़ा सा डिलेड डिसीजन मेकिंग जरूर रहेगा, बट इट इज अ बेटर डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इस चीज को पीवी नरसिम्हा राव के बाद भी जो कोalition सरकार आई है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जिन्होंने 5 साल इसी अप्रोच को फॉलो किया, मनमोहन सिंह अगले 10 साल उन्होंने यही अप्रोच फॉलो किया, consensual approach. So in the long run also, one of the legacy that PV Narasimha Rao has left, especially for coalition era, coalition governments, is follow a consensual approach, which is much better for a plural democracy like India. इसकी आप कुछ क्रिटिसिज्म भी कर सकते हो, डिलेड अप्रोच होता है, पॉलिसी पैरालिसिस होती है, बट नॉनदलेस इन द लॉन्ग रन अगर हम लोग एक बड़े पर्सपेक्टिव से सोचे तो कंसेंशुअल अप्रोच ही अल्टीमेटली काम आता है, नॉट द ट्रू और ब्रूट मेजॉरिटेरियनिज्म. With that, let me end my discussion. Thank you for watching. I hope this was interesting for you. Jai Hind.